नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे NCERT हिंदी के MCQs 12वीं कक्षा के, और ये जो क्लास है वो एस्टेट 2025 PGT हिंदी के साथ साथ 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बच्चों की एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी जो बच्चा 12वीं के पेपर देने वाला है। तो एक टेस्ट हम कर चुके हैं, आज हमारा ये दूसरा टेस्ट है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एक गीत कविता कवि के किस संग्रह से संकलित है। ठीक है, तो आपने बताना है निशा से, निमंत्रण से, निशा निमंत्रण से या एकांत संगीत से। तो सही आंसर हो जाएगा निशा निमंत्रण से। ठीक है, 12वीं कक्षा की जो आरोह भाग 2 है उसमें ये रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, तो किस संग्रह से? निशा निमंत्रण से। आगे है, पथ में रात हो जाने के डर से कौन जल्दी जल्दी चलता है। इस कविता में दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चिड़िया को लेकर के, बच्चों का ध्यान आते ही चिड़िया जल्दी जल्दी चलने लगती है। एक पथ में रात हो जाने के डर से कौन जल्दी जल्दी चलता है। जहाँ बच्चों की बात आए वहाँ चिड़िया आंसर हो जाएगा, और यहाँ पथ में रात हो जाने की बात हो तो वहाँ आंसर क्या हो जाएगा? पथिक हो जाएगा। इस पे विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट है, एक गीत कविता में कवि की आशा में कौन है। तो कवि की आशा में कोई भी नहीं है। ठीक है, ना उसकी पत्नी है ना प्रिय है। ठीक है, पथिक तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो ये कहता है कि मैं हूँ किसके हित चंचल। जैसे चिड़िया को अपने बच्चों का ध्यान आता है और उसके पैरों में चंचलता भर जाती है, वो तेजी से चलने लगती है। इसी तरीके से कवि कहता है कि मैं किसके लिए तेजी से जाऊं, मतलब किसके कारण मुझ में चंचलता आए या मैं जल्दी करूं पहुंचने की, तो उसकी आशा में कोई भी नहीं है। इस प्रश्न को भी बच्चे कई बार गलत कर देते हैं, ध्यान रखना है। आगे है, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है पंक्ति में दिन का पंथी कौन है। तो दिन का पंथी किसे कहा गया है? सूर्य को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कवि का हृदय किस भाव से भरा हुआ है। तो कवि का हृदय किससे भरा हुआ है? व्याकुलता से भरा हुआ है। नेक्स्ट है, हरिवंश राय बच्चन जी किसके प्रवर्तक हैं। तो किसके प्रवर्तक हैं? ना छायावाद, ना प्रगतिवाद, ना प्रयोगवाद, तो किसके? हालावाद के। ठीक है, मस्ती और प्रेम का कवि इनको कहा जाता है, हालावाद के प्रवर्तक हैं। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला पर किस फारसी भाषा के कवि की रुबाइयों का प्रभाव है। तो उमर खयाम, ऑप्शन नंबर 4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ना मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर, इकबाल कुछ भी नहीं है, उमर खयाम है। ठीक है, आगे है, कवि सुख दुख को किस भाव से देखना चाहता है। तो कवि का कहना है कि सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होना चाहिए, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। तो वो कहता है कि सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से वो कहता है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। तो सुख दुख दोनों में कैसे रहता है? समभाव से। नेक्स्ट है, आत्म परिचय कविता में कवि का संदेश क्या है। तो क्या संदेश है? मस्ती का संदेश है। कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है। ठीक है, तो कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है, ध्यान रखना है। क्या आ जाएगा? राग। आगे है, पतंग कविता के कवि। तो हर कविता के कवि, हर रचना के लेखक, रचना की विधा, मैं बार बार कहती हूँ, ध्यान में रखना है। ठीक है, कि कौन सी है रचना, उसकी विधा क्या है, उसके कवि या लेखक कौन हो जाएंगे। क्योंकि दो जो मतलब गद्यांश पद्यांश आएंगे उसमें एक प्रश्न यही बनता है कि कवि और कविता का नाम बताएं, पाठ और लेखक का नाम बताएं। तो ध्यान रखना है। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो पतंग कविता के कवि कौन हो जाएंगे? आलोक धनवा। आगे है, पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है। तो कपास किसका प्रतीक है? कोमलता का। नेक्स्ट है, पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है। तो कैसा कहा गया है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा।
आगे है, शरद किसका प्रतीक है? शरद तो पतंग किस ऋतु में उड़ाई जाती है? शरद ऋतु में, ठीक है। तो प्रकाश का प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारों से बुलाता है? तो चमकीले इशारों से बुलाता है। बात सीधी थी पर कविता के कवि कौन हैं? तो कुंवर नारायण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कुंवर नारायण। आगे है, बात सीधी थी पर कवि ने किस पर बल दिया है? भाषा की जटिलता पर, भाषा की सरसता पर, भाषा की सहजता पर, या भावों की गरिमा पर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा की सहजता पर। कवि से शरारती बच्चे की तरह कौन खेल रही थी? तो बात कैसे खेल रही थी? शरारती बच्चे की तरह। दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बात कवि से किस तरीके से खेल रही थी? तो शरारती बच्चे की तरह। नेक्स्ट है, बात की चूड़ी मर जाना का अर्थ क्या है? बात की चूड़ी मर जाना का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रभावहीन हो जाना, मतलब कोई भी प्रभाव ना रहना। बात की पेंच खोलना से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य हो जाएगा? बात की पेंच खोलना मतलब बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देना। आगे है, कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य, तो एक उनका प्रबंध काव्य है जिसकी बात हुई है, तो कौन सा हो जाएगा? आत्मजयी। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई? तो भाषा को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, उल्टा गया, पलटा गया, घुमाया गया, फिराया गया, ये सारे ही शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। भाषा को तोड़ने मरोड़ने से, उल्टने पलटने से, घुमाने फिराने से, मतलब ये सारे आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे है, हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? दूरदर्शन वाले कैमरे में बंद अपाहिज कविता है जो, ठीक है, उसमें से ये प्रश्न है। तो वो क्या करते हैं, एक अपाहिज को कैमरे पर लाते हैं, उसकी मतलब बड़ी सारी फोटो दिखाते हैं और क्या कहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। असल में वो उस अपाहिज को और दर्शकों को एक साथ रुला देना चाहते हैं। उनकी संवेदनहीनता की बात इस कविता में हुई है, ठीक है। तो वो क्या बोलेंगे कि हम कौन हैं? हम समर्थ और शक्तिमान हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है? तो बातों ही बातों में इसका जवाब मैंने दे दिया था, तो क्या आ जाएगा? संवेदनहीनता। नेक्स्ट है, बात सीधी थी पर कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो किस में आ जाएगी? बात सीधी थी पर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई दूसरा नहीं। नेक्स्ट है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में अपाहिज व्यक्ति के होंठों पर क्या दिखाई देती है? तो क्या दिखाई देती है? कसमसाहट। सही आंसर क्या हो जाएगा? कसमसाहट। आगे है, पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई है? तो अपाहिज की, कैमरामैन की, वक्त की, या अभिनेता की? तो किसकी दिखाई गई है? वक्त की कीमत। तो जिनका उनके पास जितना समय होता है वो अपने प्रोग्राम को सफल बनाना चाहते हैं, दर्शकों और उस अपाहिज व्यक्ति को एक साथ रुलाना चाहते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग उनका जो भी प्रोग्राम है वो सफल हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि वक्त की कीमत। पर्दे पर किसकी कीमत? वक्त की कीमत। आगे है, करुणा के मुखौटे में छिपी यह किसकी कविता है? तो किसकी हो जाएगी? करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की ये कविता हो जाएगी। आगे है, पर्दे पर अपाहिज के किस अंग की बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई जाती है? तो किसकी? जब एक अपाहिज को वो मतलब बेअर्थ के अर्थहीन प्रश्न पूछेंगे तो अपाहिज दुखी होगा, उससे पूछेंगे कि आपको अपाहिज बनकर कैसा लगता है। इस तरीके के अर्थहीन प्रश्न पूछे जाएंगे तो क्या होगा? वो रोने लगेगा और उसकी फूली हुई आंख वो पर्दे पर दिखाना चाहेंगे। तो किसकी तस्वीर? फूली हुई आंख की। आगे है, दूरदर्शन वाले किन्हें साथ साथ रुलाना चाहते हैं? तो किन्हें
साथ साथ रुलाना चाहते हैं उस अपाहिज को और देखने वाले दर्शकों को। आगे है उषा कविता के कवि कौन हैं? तो उषा कविता किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की है। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले का जो प्राकृतिक नज़ारा है उसका वर्णन किया है। ठीक है, प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है उषा कविता में। शमशेर बहादुर सिंह की ये कविता है। आगे है उषा दिन का कौन सा समय होता है? तो सबको पता है कि उषा सूर्योदय से पहले का समय मतलब प्रभात का समय होता है। ठीक है, सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है? सूर्य उदय होने से पहले उषा का जादू होता है। जैसे ही सूर्य उदय हो जाता है तो उषा का जादू टूट जाता है। किसके कारण? सूर्योदय होने से। ठीक है, आगे है राख से लिपा हुआ चौका किस भाव को व्यक्त करता है? भोर के तारे को, भोर के नभ को, भोर की वायु को या भोर की किरण को? तो सही आंसर हो जाएगा भोर के नभ को। उषा का जादू टूटने का क्या कारण है? तो अभी हमने बताया कि क्या होता है जब सूर्य उदय हो जाता है तो उषा का जादू टूट जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। 35 प्रश्न हमने कर लिए। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।